नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों। आज हम दादी माँ पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। देखिए, दादी माँ पाठ जो है वो सीबीएसई पैटर्न के अंतर्गत आता है और ये कक्षा 7वीं में पाठ लगा हुआ है। आइए आज हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पूर्व इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह हुए हैं। ये उनका चित्र है। सबसे पूर्व हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। सारांश किस प्रकार की ये कहानी है, तो सारांश रूप में हम ये जान लेते हैं। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह जी की है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके थे। उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना हो जाता था। मित्र उसके आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। देखा होगा आपने, अक्सर ऐसा होता है कि जो मित्र होते हैं वो सामने तो साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुराई करने में नहीं बचते। तो इस प्रकार के मित्रों से जो लेखक थे उनका मन जो था वो अनमना सा हो जाता था। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। बच्चों में, क्षमा करें, यहाँ बचपन होगा। बचपन में लेखक को बरसात के दिनों में गंद भरे जल में कूदना अच्छा लगता था। आज भी देखिए, जब बारिश इत्यादि होती है तो बच्चों को जल में खेलना, जो पानी भर जाता है उसमें खेलना अच्छा लगता है। तो ऐसा ही लेखक को भी अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। उस समय उसे बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। क्यों क्यों अच्छा लगता था, आगे बता रहे हैं। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबु मिलता था, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम नहीं ले रहा था। वे उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। तो यहाँ पर वह आएगा, वह उनकी दादी। देखिए, ऐसा होता है जब बच्चा कोई बीमार पड़ जाता है तो जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो किसी माता या किसी मंदिर इत्यादि के स्थान पर जाकर वहाँ से कुछ भभूत इत्यादि लाकर बच्चों के मस्तिष्क पे लगाते हैं। तो ऐसा ही लेखक की दादी करती थी। वो कहीं शक्तिधारी चबूतरे से कुछ मिट्टी भभूत लाकर लेखक के मस्तिष्क पे लगाती थी। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल नापसंद थी। लेखक आज बीमार पड़ता है, परंतु मैस महाराज अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता है। अब लेखक को बीमार पड़ने का मन नहीं करता था। देखिए, जब बचपन था तो जो दादी थी उनकी, लेखक की, तो वो उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। लेकिन अब क्या, समय बदल गया है, अब वो बड़े हो गए हैं तो मैस महाराज उनकी देखभाल करते हैं, वो भी इच्छा अनुसार। डॉक्टर आते हैं, उन्हें वो कड़वी दवाई इत्यादि देते हैं, लेकिन बचपन में तो उन्हें नींबू और साबु मिलता था, इस वजह से उन्हें बीमार पड़ना अच्छा लगता था। लेकिन अब उनका कड़वी दवाई खाने का मन न होने के कारण बीमार पड़ना भी अब उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए
10 रुपये भी दिए। देखिए उस समय 10 रुपये का बहुत अधिक महत्व होता था। ऐसे ना सोचे कि 10 रुपये ही मात्र दिए। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात में नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं। आजकल भी होता है, जब बारात चली जाती है तो घर की औरत संगीत इत्यादि पर नृत्य इत्यादि करती हैं। तो वो उस समय भी परंपरा थी। तो उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। औरतों ने ऐतराज किया कि इस समय यहाँ लड़के का क्या काम काम नहीं है। यहाँ लड़के का काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की अचानक मृत्यु से वह उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभ चिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। इन्हीं शुभ चिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। घर का उधार बहुत बढ़ गया। देखो ऐसा होता है कि श्राद्ध इत्यादि पर लोग, जब कोई घर घर का बड़ा बुजुर्ग स्वर्गवास कर जाता है तो उस अवसर पर भी बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, जो बाद में समस्या का कारण बनता है। ऐसा ही लेखक के परिवार में हुआ। तो आगे देखते हैं सारांश में। एक दिन दादी माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गए। उसने दादी माँ से उसके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार ये सारांश है। अब इस पाठ का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं हम। कमजोरी कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता था। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। वो किन किन की धुंधली छाया नाच उठती है? लेखक की दादी की। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। कुछ इसमें कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ। कठिनाई, कठिनाई का अर्थ होता है मुश्किल। प्राय, प्राय का हमेशा। शुभ चिंतक, भला चाहने वाला। प्रतिकूलता, कठिन परिस्थिति। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। कुआर मतलब बरसात के दिन। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले
चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। कठिन शब्द देख लेते हैं। जलाशय, तालाब, ताल, सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, रास्ता, मार्ग, सिवान, नाला। की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर मतलब बुखार हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो बढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। हुड़क, हुड़क मतलब चाहत, ज्वर, बुखार, ताप, स्नेह, प्रेम, जल, पानी, नीर, दिन, दिवस। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। पंखा जलती पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। देखिए, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो वो विशेष प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। जैसे बार बार उसका माथा चेक करना, शरीर देखना कहीं बुखार आदि तो नहीं हो गया है। इस प्रकार से उस लेखक की दादी भी करती थी। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधा बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को वो परेशान कर देती थी। देखिए, दादी माँ जो है वो जब कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो इस प्रकार उसे चिंता रहती है कि वो बार बार सवाल पूछती है कि ये काम किया या नहीं, ये काम किया या नहीं। तो ऐसा ही लेखक की दादी भी करती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। देखिए, जब दादी गांव में कोई बीमार पड़ता तो वहाँ जाती, तो वो वहाँ भी यही कार्य करती, माथा छूती, पेट छूती, और वो किस प्रकार की उसे पीड़ा है वो अनुमान लगाकर वो बताती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। जब महामारी इत्यादि फैलती थी तो दादी विशेष प्रकार का ध्यान रखती, स्नान इत्यादि करती, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल इत्यादि जलाती। ऐसा आज भी करती हैं घर में दादियाँ जो होती हैं। तो ऐसा ही लेखक की दादी करती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती थी। तो अगर दवा में देरी हो जाए और मिश्री या शहद दवा के साथ जो लेना होता है वो ख़त्म हो जाए, चादर या गिलाफ, गिलाफ कहते हैं कवर को, बेडशीट या कवर
ना बदला जाए रजाई का तो वो बिल्कुल पागल हो जाती थी, गुस्सा उन्हें आ जाता था। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे देते हैं दे देते हैं, समझ लेंगे। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई मतलब तय हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, परोजन का घर ठहरा। कार परोजन मतलब कार्य प्रयोजन वाला घर है। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखो पास के कोने में दुबकी रामी देखा तो पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई न दी, अब लगी है आजकल करने। फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो इस प्रकार जो दादी थी वो रामी की चाची को डांट रही थी, क्योंकि रामी की चाची ने दादी से कर्जा लिया था और वो वापस नहीं कर रही थी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। तो जैसे ही जो रामी की चाची थी वो दादी के पैरों की तरफ बढ़ी, उनसे मदद की गुहार लगाते हुए, तो दादी ने उन्हें डांटा और कहा, हट हट, दूर हो जा, मैं अभी नहा के आई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। तो जैसे ही लेखक ने कहा कि बेचारी गरीब है, दे देगी, तो चल चल चला है समझाने। इस प्रकार दादी ने लेखक को भी डांट दिया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारे मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपए छोड़ दिया और ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10 5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो इस प्रकार से जो धन्नो चाची थी उन्होंने कहा कि जो दादी है वो मेरे घर आई, उन्होंने जो मेरा पिछला कर्जा था, ऋण, वो माफ़ कर दिया और 10 रुपए भी शादी के लिए दे दिए। तो वो खुशी के मारे उन्हें दुआएं दे रही थी। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। तो लेखक ने पूछा, उस रोज़ तो वह आपको बहुत डांट रही थी। तो धन्नो क्या कहती है, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को भी अभिनय विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है।
उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात के जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी न रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। देखिए, जो दादी थी उन्होंने औरतों के कहने के बावजूद उन लड़कों को वहीं पर रहने की अनुमति दिलवा दी। और जब वो अभिनय इत्यादि कर रही थी तो लेखक को हंसी आ रही थी। और जब भाभी ने कोई ऐसा अभिनय किया तो उसके बाद उनकी हंसी नहीं रुक पाई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। देखिए, आज भी ऐसा होता है कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा अगर कोई शैतानी कर देता है तो वो जाकर घर के बड़े बुजुर्ग के पीछे छिप जाता है और वो बड़े बुजुर्ग भी उसे अभय दान दिला देते हैं या क्षमा दान दिला देते हैं, कह के कि अरे छोटा बच्चा है, इससे गलती हो गई, ये अब पुनः ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसा ही लेखक की दादी ने किया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में मना करने पर भी दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। देखिए, ऐसा हुआ जब दादाजी का देहांत हुआ लेखक के, तो उनके पिताजी ने बहुत संपत्ति व्यय किया, मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम इत्यादि किया। तो जो पैसा था वो घर का तो था नहीं, सब उन्होंने कर्जे पर लिया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने इस प्रकार कहा। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओ ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है। चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा।
मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह अपने वंश की निशानी है। उन्होंने आंखें पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। इस प्रकार दादी ने कहा। सचमुच मुझे दादी माँ शार्प भ्रष्ट देवी सी लगी। शार्प भ्रष्ट मतलब श्राप को नष्ट करने वाली देवी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास में लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी नहीं रही। तो दादी माँ को लेकर किशन भैया का पत्र लेखक को मिला कि दादी अब नहीं रही। तो यहाँ पर ये पाठ अंत होता है। आइए इसके कुछ कठिन शब्द जो आए हैं वो देख लेते हैं। कठिनाई, मुश्किल, शुभ चिंतक, भला चाहने वाले, शरद, सर्दी का महीना, स्वच्छ साफ, हुड़क, चाहत, ज्वर बुखार, अदृश्य जो दिखाई न दे। अब प्रश्न अभ्यास के देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती थी। दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। इन प्रश्नों पे आगे हम चर्चा करेंगे। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे कुआर, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो आप एक परियोजना तैयार कर सकते हैं। जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार जो महीनों के नाम हैं वो लिखिए और मौसम कौन से महीने में कैसा रहता है। तो इस प्रकार की परियोजना बनाइए। आइए अब इन जो अभ्यास प्रश्न है इन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न था, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना, पकड़ा जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती हैं। अगला प्रश्न था, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो उत्तर होगा, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा ने के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ ने के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डामाडोल हो गई। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, दादी माँ के स्वभाव का सेवा,
संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुंह से भले कड़वी लगती थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रहती थी। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। दादी माँ कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो पाठ दादी माँ हमें प्रेरणा देता है कि बड़ों की सीख सदैव महत्वपूर्ण होती है। हमें अपने बुजुर्गों की भावनाओं को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमें सदैव उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने हमारी चिंता व परवाह की, वैसे ही हमें उनकी बुढ़ापे में करनी चाहिए। बुजुर्ग मान सम्मान के भूखे होते हैं। हमें सदैव सम्मान देना चाहिए तथा मुश्किल समय में उनको सहारा देना चाहिए। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो शिव मंगल सिंह सुमन, शिव प्रसाद सिंह, यतीश अग्रवाल, नागार्जुन। तो इस पाठ के लेखक का नाम शिव प्रसाद सिंह है। दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? स्नेह और ममता भरा था, क्रोधपूर्ण था, झगड़ालू था या चिड़चिड़ा था? तो स्नेह और ममता भरा दादी का व्यक्तित्व था। कौवा पहले कहाँ बैठा था? आम के पेड़ पर, खिड़की पर, छत पर, दरवाजे पर? तो खिड़की पर कौवा पहले बैठा था। इसी के साथ आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पुनः धन्यवाद।